अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और आज हमारे साथ जो है वो एक मरतबा फिर यासिर हुसैन जो हैं वो मौजूद हैं, क्लाइमेट एक्शन सेंटर के डायरेक्टर हैं। आखिरी मरतबा जो है वो जब हमने इनको इनवाइट किया था तो हमने जो है वो एयर क्वालिटी और ई बाइक्स के बारे में बातचीत की थी। तो उसी की कंटिन्यूएशन में हम बातचीत करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। आज जो है वो हम उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन पे कुछ बात करना चाहते हैं और हम जो है वो इकोसिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए क्रिएट करना है, जिसके अंदर नेमली जो है वो वर्क स्टेशंस और चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो नेमली इसके अंदर आते हैं। तो इनको हम किस तरह से इकोसिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, इसके क्या स्टेप्स होंगे? जी, इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जब आपने एक बाइक ली है तो आपको उसके लिए पेट्रोल पंप चाहिए जो कि जगह जगह हों। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो करीबी पंप से यहीं पर ख़त्म होने से पहले आप चले जाएं और वो आपको बता भी दे कि अब जो है वो पेट्रोल कम हो गया है। सो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है उसके अंदर इंडिकेटर आपको बताता रहेगा कि इस वक्त चार्जिंग कितनी है, जैसे कि मोबाइल में होता है। सो बिल्कुल वही चीज़ होगी कि जब कम हो जाएगा सो आप जो है चार्जिंग स्टेशन पे चले जाएंगे, उसको चार्ज कर लेंगे। अच्छा, जो इसका चार्जर होता है नॉर्मल, वो आप घर पे भी लगा सकते हैं, जैसे लैपटॉप का चार्जर होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। एक छोटा सा अच्छा। ब्लैक बॉक्स होता है, दो तरफ तार होते हैं, एक तरफ आप जो है उसे सॉकेट में लगा देंगे और दूसरी तरफ जो है वो बाइक में लगा देंगे। सो उससे वो जो है ना बाइक चार्ज हो जाएगी। ओके, सही। अच्छा, तो जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं सो हम उसके अंदर एक तरफ तो ये है कि आपको ये चार्जिंग स्टेशन चाहिए पूरे शहर के अंदर, जो कि अभी नहीं है। सो आप इनको बनाएंगे और दूसरी तरफ आपको जो सपोर्ट चाहिए वो ये चाहिए कि भाई इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा। आपको इसके मैकेनिक चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि ट्रेन भी हों। सो वो उसके लिए लोगों को ट्रेन होना पड़ेगा। सो ज़ाहिर है वो छोटा सा कोर्स हो सकता है या जो भी चीज़ है, सर्टिफिकेशन हो सकती है। तो वो आपको एक अच्छा क्वालिटी का एक मैकेनिक भी साथ में चाहिए होता है। अच्छा, मेरी जो नॉलेज में है वो ये है कि अगर हम चार्जिंग स्टेशन लगा भी दें तो उसमें जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो तो ग्रिड से ही आ रही है। तो इसको किस तरह सस्टेनेबल बनाया जा जी, सकता ये है? बहुत अच्छा सवाल है कि भाई अगर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं जो कि ख़ुद धुआं नहीं छोड़ती, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक का मेन एक पर्पस भी है कि वो उसमें कोई चीज़ जल नहीं रही, पेट्रोल नहीं जल रहा। हुँ। सो उसमें से ना धुआं निकलता है ना वाइब्रेशन होती है। अगर आप उसको कोयले से बनी हुई बैटरी या ऑयल थर्मल प्लांट से बनी हुई बिजली से अगर आप चार्ज करें तो फिर वो वाला आपका मकसद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अब जो चार्जिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बैटरीज़ की वो रिन्यूएबल एनर्जी ही से होनी चाहिए, यानी जिसको कहते हैं काबिल तजदीद तवानाई, यानी वो सोलर से होनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। सो ये एक तरह का आप समझें कि एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है कि अब आप अगर ऐसी टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं जो कि आपकी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा नहीं करती है, तो फिर उसके लिए जो बिजली होनी चाहिए वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए जो कि धुआं नहीं छोड़ती। सो उसकी एग्जांपल क्या है? हवा से बनाई हुई बिजली और सोलर यानी शमसी तवानाई। सो ये लाजमी हो जाता है इसके बाद। अच्छा, इसकी जो चार्जिंग का टाइम होता है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का ख़ास तौर पे, जो मैंने सुना है कि 2 से ढाई घंटे या 4 घंटे भी कभी-कभी लग जाते हैं। तो जैसे-जैसे लोग इसको ज़्यादा ख़रीदते जाएँगे तो ये बढ़ती हुई डिमांड के साथ ये जो इतना ज़्यादा टाइम है, इसको हम किस तरह मैनेज कर पाएँगे अपने शहर के अंदर? जी हाँ, सो ये डिपेंड करता है आपकी बाइक पे या गाड़ी पे कि उसकी फुल चार्जिंग में कितना टाइम लगता है। सो जैसे मैंने बताया कि आपके घर पे खड़ी हुई है, सो वो उसको आप घर पे ही चार्जर लगा देंगे जो आपके घर पे है हुँ। और वो ज़्यादा बिजली नहीं लेता है। सो ये भी एक अच्छा। खदशा होता है लोगों को कि भाई बिजली कितनी खाता है, बिजली तो महंगी है। लेकिन वो आपको सस्ता ही पड़ता है पेट्रोल के मुकाबले में। अगर पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं है। जी। अच्छा, लेकिन अभी भी बिजली के रेट्स हैं वो आपको सस्ता ही पड़ेगा। अब आपका सवाल था कि ये शहर में। मेरा सवाल ये था कि जो बढ़ती हुई डिमांड होगी इसकी, जो मोटरसाइकिलें ज़्यादा हो जी, जी, जाएँगी, जी, जी, तो ठीक ये है। ज़्यादा टाइम इसको हम कैसे मैनेज कर सकेंगे? क्योंकि शहर में स्टेशंस तो बहुत कम है हमारे पास अभी। जी, जी, बिल्कुल सही है। सो ये डिपेंड करता है आपकी बाइक पे कि उसका रेंज क्या है। सो वो अच्छा। 50 किलोमीटर हो सकता है, 60 किलोमीटर हो सकता है। तो इस तरह से 100 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि एक गाड़ियाँ भी बन चुकी हैं जो कि 1000 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में चलती हैं, यानी आप यहाँ से लाहौर पहुँच जाएँ। सही। तो इसलिए और टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती जा रही है। सो अब आप जो बैटरियाँ हैं वो ज़्यादा, उनका अभी जो टाइम आ रहा है वो उससे बढ़ता ही जाएगा। सो ये तो वो बात हो गई। लेकिन ये कि अब आपको चाहिए कि जहाँ भी आप जाएँ आपको कहीं क़रीब में एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। सो उसके लिए ऐप होगी,
और उस ऐप पे आप देख सकते हैं, वो आपके गूगल मैप्स पे आ जाएगा कि करीबी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, वहाँ पे आप चले जाइए। सही। अच्छा, एक और सवाल है कि चार्जिंग स्टेशन अभी तो कम है, तो इनको बढ़ाना तो ज़रूरी है क्योंकि इसकी मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा आगे आने वाले वक्त के अंदर जो हमें नज़र आता है। तो इनको किस तरह से, इनका नंबर ऑफ़ चार्जिंग स्टेशन, नंबर ऑफ़ वर्कशॉप्स, किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं? तो इसके पीछे रिसर्च होती है, यानी वो लोग रिसर्च करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का आप समझें कि पूरा सिस्टम जाल जो बनेगा पूरे शहर में, उसकी प्लानिंग होगी सबसे पहले। सो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि ट्रैफिक कहाँ होता है ज़्यादा, कहाँ कम होता है, कितने स्टेशंस की कितने फासले पे ज़रूरत है, किस जगह पे ज़्यादा स्टेशंस की ज़रूरत है, यानी हर मोड़ पे हो, जैसे अंदरूनी शहर में समझ लीजिए जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है और दफातर होते हैं जहाँ पे कि लोग सुबह में आते हैं, तो वो तो मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं ना। और फिर मेन जो आपकी शाहराएँ हैं उनको कवर होना चाहिए। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो इंटरसिटी में बीच में आपको ये चार्जिंग स्टेशंस मिलने चाहिए। सो एक पूरी आप समझें कि एक्सरसाइज जो है वो ये है, इस रिसर्च पे है कि आपको कितने कहाँ चाहिए, उसमें भी पहले साल में कितने लगाएंगे, दूसरे में कितने लगाएंगे, तीसरे में, यहाँ तक कि वो ज़रूरत पूरी हो जाए। बिल्कुल ऐसे समझें जैसे कि शुरू में मोबाइल जब आए थे तो कई कंपनियां बदली और टेक्नोलॉजी बदली, टावर्स आजकल के जैसे टावर्स हैं वो आ गए, तो आप समझें कि जब तक आप शहर के अंदर हैं तो कंप्लीट कवरेज है, वो कहीं कहीं बीच में बल्कि हाईवेज़ पे भी कवरेज है। फिर आप यानी मेन रोड से आप कहीं दूर देही इलाके में चले जाते हैं, फिर जाके सिग्नल जो है वो आपका ख़राब होना शुरू होता है। तो इस तरह से यानी ये जाल जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है और इसकी बाकायदा प्लानिंग की जाती है। सो ये इस तरह से, इसी को हम कहते हैं कि ये सपोर्ट सिस्टम है आपकी बाइक चलाने के लिए। तो ये जो है ये बहरहाल ये ओवर द इयर्स इसमें कई साल लगते हैं और ये बन रहा है। सही। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं तो इसी को ही कंटिन्यू करते हुए एक आखिरी बात जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर ये चार्जिंग स्टेशंस का नंबर बढ़ाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का रोल है या इसमें प्राइवेट कंपनीज़ को भी जो है वो इंटीग्रेट किया जा सकते हैं या फिर मिलजुल के ये काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है? जी हाँ, अब आप देखें कि अब मिसाल के तौर पे ये देखें कि पेट्रोल पंप जो है ना, सो ये सब मुख्तलिफ़ जगहों पे और उसी हिसाब से लगे हुए हैं कि जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा है वहाँ पे पंप्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो अगर इन्हीं से जो है वो पार्टनरशिप कर ली जाए, और ये ख़ुद से भी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर शेल कंपनी जो है वो अभी जो गाड़ियाँ हैं जो कि बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली, उनकी चार्जिंग के लिए उन्होंने स्टेशंस बनाए हुए हैं। सो शेल ने क्यों बनाए हैं, वो तो तेल की कंपनी है, वो इसलिए बनाए हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स आते जा रहे हैं, इनमें इजाफा होता जा रहा है। तो इसलिए अगर आप PSO हो, बाइको हो या जो भी कंपनी है, इन सब पे आपको एक वक्त आएगा कि ये सब आपको चार्जर्स फराहम कर सकते हैं जब आप कहीं भी जा रहे हो। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी रोल है। अच्छा, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट जो है ना वो रूल सेट करती है कि उसकी सेफ़्टी का क्या तरीका होगा, यानी जैसे पेट्रोल पंप की सेफ़्टी का होता है, आप भाई सिगरेट नहीं पी सकते उसके करीब वगैरह वगैरह। सो और फिर सेफ़्टी के इक़दाम होते हैं वगैरह। तो फिर रेट्स का, तो वो ये सारी चीज़ें जो है यानी ग्राउंड रूल्स जिसे कहते हैं, बेसिक जो उसूल जिस पे कि चलेगा सिस्टम, जी हाँ, सो वो गवर्नमेंट सेट करती है। तो एक ये भी है। फिर वो पॉलिसीज़ इस तरह की बनाती है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस में आए और उसको भी फ़ायदा हो, क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो है ना वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं होता है, वो प्राइवेट से ही आता है। तो इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट आएगी इस सिस्टम को बनाने के लिए। सो वो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको फैसिलिटेट करे और उसके स्टैंडर्ड सेट करे। यानी मिसाल के तौर पे अब बैटरियां जो है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उससे ख़राब बैटरी जो है ना वो मार्केट में नहीं आनी चाहिए। सो ये कौन करेगा, ये गवर्नमेंट ये करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ये चीज़। ओके ओके, चलें जी, आज की भी जो है वो आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और हमने एक और नए टॉपिक के ऊपर बात की और उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से काम शुरू कर दे ताकि जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स की अडॉप्शन तेज़ हो जाए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ जी 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 जी, और वो ये कि जैसे हमने कहा शुरू में कि ये जो इकोसिस्टम बनता है उसके अंदर आपको ट्रेन लोगों की भी ज़रूरत होती है। सो मिसाल के तौर पे आपकी बाइक रुक गई, ठीक है, अब आपको पता नहीं क्यों रुक गई, सो अब आपको मैकेनिक तलाश करना है, ठीक है। जी हाँ, सो वो मैकेनिक करीब में होना चाहिए और यानी इतनी तादाद में होने चाहिए। कराची जैसे शहर में जो कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में है, तो वो कैसे होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपको बाकायदा क्लास में लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा और इतने उसके क्वालिफाइड टेक्निकल इंजीनियर्स और मैकेनिक्स
आपको ट्रेन करने होंगे, ये जॉब्स पैदा होंगी इस पूरे आप समझे इसको सपोर्ट करने के लिए। सो इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो ये ट्रेनिंग वगैरह जो है ना, ये इसका हिस्सा है। लेट्स होप कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ें और ये ट्रांजिशन के अंदर जो है हम अपना जितना रोल प्ले कर सकते हैं करें, ताकि एक बेटर एनवायरनमेंट और बेटर एयर क्वालिटी जो है वो हम सब अपने लिए क्रिएट कर सकें रहने के लिए। बिल्कुल, और ये होना है। सो हमारी कोशिश ये है कि कोशिश होनी चाहिए बल्कि कि हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से ऐसा सिस्टम बनाएं। तो बस अपना काम करते रहते हैं और लेट्स होप के जल्द से जल्द जो है वो हम ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें कि एक हेल्दी जो है वो हम ज़िंदगी गुजार सकें। और तो आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकाल के हमारे पास आ जाने का। आपसे इंशाल्लाह फिर कभी किसी और बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।